नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। बाजार एक सीमित दायरे के अंदर आज कामकाज कर रहा है, लेकिन वो दायरा अभी सीमित हुआ। थोड़ी देर पहले हेवी वॉलेटिलिटी के बाद बाजार ने इस दायरे को कैलकुलेट किया है। करीब 17,900 की रेंज में इंडेक्स अभी ट्रेड करता हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में मिड कैप इंडेक्स जो कि 1/4% नीचे कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक हरे निशान में 0.5% की तेजी यहां पर भी है, लेकिन इस पूरे ही इंडेक्स में आप पहले हाफ की वॉलेटिलिटी को अगर छोड़ दें तो अभी पिछले 1 घंटे से 1.5 घंटे से बाजार एक सीमित दायरे के अंदर ही अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है और एडवांस डिक्लाइन ब्रॉडर मार्केट में तेजी में है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स फ्लैट है, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, इसीलिए आपको ब्रॉडर मार्केट्स हैं वो तेजी में दिखाई पड़ेंगे। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से करीब 1600 साढ़े 1600 शेयर तेजी में है और 1100 साढ़े 1100 शेयर जो है वो बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कई सारे शेयरों में बातचीत करेंगे। प्रकाश काबा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और ऑटो एक्सपो में क्या धमाल है इन सब पे हम चर्चा करते हैं। पहले हेडलाइंस। बाजार में आज बैंकों के रौनक। बैंक के दम पर निफ्टी करीब 150 अंक चढ़ा। भारी उठापटक के बीच निफ्टी में सपाट कारोबार, मिड कैप में ज्यादा गिरावट। इन्फोसिस और एचसीएल टेक के नतीजों से पहले आईटी शेयरों ने दिखाया जोश। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 1% उछला। बैंक, मेटल और फाइनेंस शेयरों में भी रौनक। जेपी मॉर्गन के अंडरवेट रेटिंग के बाद 4% से ज्यादा फिसला भारतीय एयरटेल का स्टॉक। 5G केपेक्स और टैरिफ ना बढ़ने की चिंता से 710 का दिया टारगेट। और आज से ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा ऑटो मेला। मारुति ने पेश की अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट EVX। MG ने भी नई हेक्टर से उठाया पर्दा। हुंडई, किया ने भी लॉन्च की अपनी गाड़ी। तो मार्केट्स के अंदर आज अभी तो एक रेंज के अंदर कामकाज हो रहा है। 17,900 के इर्द गिर्द इंडेक्स पिछले 1-1.25 घंटे से ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मेजरली एक वोलेटाइल सेशन फर्स्ट हाफ के अंदर हम देख चुके हैं, जहां पे एक बड़ी वोलेटिलिटी मार्केट ने लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई, हायर लेवल से फिर बिकवाली है और उसके बाद अभी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स आज सुबह से ही फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज करता हुआ, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स सुबह से ही हरे निशान में है। ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी है। 2 सेक्टर जो की है, इसमें से एक IT बढ़िया तेजी के साथ आज कामकाज कर रहा है, स्पेशली दोनों लार्ज कैप इन्फोसिस और TCS दोनों में खरीदारी है। और दूसरी तरफ आता है बैंक्स, जहां पर करीब 0.5% के आसपास का मूव है, यहां पर भी खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों इंडेक्स आज कुछ हद तक मार्केट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हैवी वेट्स में बाकी बिकवाली है और एक OMC जैसा स्पेस है जहां पर कुछ प्रेशर है। एक ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, रुपे कार्ड UPI ट्रांजैक्शन के ऊपर इंसेंटिव है। करीब 2600 करोड़ रुपए के लो वैल्यू UPI ट्रांजैक्शन के लिए इंसेंटिव दिया गया। इसमें मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने को भी मंजूरी दी गई है और करीब 2600 करोड़ रुपए के इंसेंटिव्स को सरकार की तरफ से ये अप्रूवल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दिया है। लक्ष्मण जी के पास तमाम डिटेल्स है, पहले उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। लक्ष्मण जी, 2600 करोड़ रुपए के इंसेंटिव्स को अप्रूवल आया है लो वैल्यू UPI ट्रांजैक्शंस को लेकर, कुछ डिटेल्स बताएं इसकी। देखिए, दरअसल सरकार डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना चाहती है और डिजिटल बैंकिंग और ज्यादा सस्ता हो, बैंकों पर ज्यादा इसका बोझ ना पड़े और इसके लिए सरकार ने जो कार्ड कंपनियां हैं उन पर ज्यादा बोझ ना पड़े, इसके लिए सरकार ने डिजिटल बैंकिंग के लिए खास इंसेंटिव देने का ऐलान किया है और ये इंसेंटिव 2600 करोड़ रुपए का है। ये पहले चरण का शुरुआती इंसेंटिव है और अगर ये योजना आगे बढ़ी तो सरकार इस इंसेंटिव को बढ़ा सकती है और इसके लिए खासतौर से रुपे डेबिट कार्ड के प्रमोशन किया जाएगा। भीम UPI के जरिए छोटे छोटे जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। UPI ट्रांजैक्शन को ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा। तो ये कुछ कोशिश की जाएगी इस नई इंसेंटिव स्कीम में, ताकि छोटे ट्रांजैक्शन जो है वो भी लोग इसके डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए छोटे छोटे लेन देन करने के लिए आगे बढ़े। ये इस पूरी स्कीम का मकसद है। अभी ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। ओके, तो लक्ष्मण जी, मान के चलो जो भीम ऐप रिलेटेड कंपनीज हैं या फिर जो कार्ड रिलेटेड कंपनीज हैं उनके ऊपर मेजरली इंपैक्ट होगा इसका? बिल्कुल, दरअसल जब छोटे ट्रांजैक्शन होंगे कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन होंगे, रुपए डेबिट कार्ड के जरिए होंगे, भीम UPI के जरिए होंगे, तो जाहिर तौर से वो भी इसके एक स्टेक होल्डर होंगे।
तो इसके औपचारिक ऐलान जो है वो आप 3 बजे के आसपास हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर जो है वो आपको लक्ष्मण जी बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इन सभी आंकड़ों पे, सभी खबर के ऊपर बातचीत करने के लिए। प्रकाश सर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, उनसे भी हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। प्रकाश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक सीमित दायरे के अंदर इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है, एक बड़ी वोलेटिलिटी फर्स्ट हाफ के अंदर हम देख चुके हैं। अभी इंडेक्स को आप कैसे देख रहे हैं? 17,900 के इर्द गिर्द ही हम कामकाज कर रहे हैं, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, क्या करें अभी इंडेक्स में? क्या करें इसमें? गुड आफ्टरनून। दीपावली नहीं है क्योंकि वो तो मौज कर रही है, वो तो ऑटो एक्सपो में है, अभी नहीं देख रही है एक्सपो में। क्या करें, हमको थोड़ा मन में दुख हो रहा है। गाड़ियां भी वही चलाती है अच्छी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऐसा लगता है कि जगह निफ्टी की बाउंस करने की अच्छी है और बैंक निफ्टी की, जैसे कि मैंने शुरू बताया था कि मुझे लगता है बैंक निफ्टी में जो स्ट्रक्चर है उसमें लगता है कि अपमूव मिलना चाहिए, लेकिन जो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे कहीं बाय नहीं मिल रहा था। लेकिन जगह अच्छी है बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए और निफ्टी के लिए। टेक्नोलॉजी सुबह अच्छा था, मेटल्स अच्छा था, टेक्नोलॉजी अब इतना खास नहीं है, तो जगह तो अच्छी है 17,800 में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ है जब वो 18,150 के ऊपर निफ्टी चला जाएगा, तब तो हम कहेंगे ये तो वर्स्ट इज ओवर और शायद एक अपमूव मिले। फिलहाल मेरे ख्याल से शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए। ओके लेकिन अगर रिस्क मिलता है तो मौका है 17,800 का एक स्टॉप लगाकर बाय कर सकते हैं, बाउंस प्ले कर सकते हैं कल के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी में वही हाल है, 41,800, 41,700 ये सपोर्ट जोन है। ये एक बेहतर ट्रेड लगता है बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करना है तो यहां पर भी ले सकते हैं। मुझे लगता है शायद एंड ऑफ द डे और अच्छा मूव मिला तो 42,500 भी जा सकता है बैंक निफ्टी और हायर जोन में देख सकते हैं। इफ नॉट आज हो सकता है कल चला जाए, लेकिन लगता है यहाँ पर स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी, यहाँ पर रेसिलियंस है ऑन द डाउन से। नीचे आ रहा है लेकिन सपोर्ट है। दैट्स इट। तो 42,500 पुल बैक में आपको दिख सकता है बैंक निफ्टी में। शॉर्ट तो ना करें, पहली राय आप किसी भी इंडेक्स में भी शॉर्ट ना करें। बाउंस बैक की उम्मीद आप लगा सकते हैं, कल एक्सपायरी है तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक यहाँ मिल सकता है, लेकिन 42,500 निफ्टी बैंक के लिए ऊपर के जोन शायद आप देख सकते हैं अगर कोई भी बाउंस मिलता है तो। गावा सर ने दीपाली को याद किया, भी कुछ देर में उनसे भी हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियाँ वो देख रही हैं, कौन सी चला रही हैं, कौन सी चलाने वाली हैं, कौन सी उनकी इन्वेंट्री में आने वाली है, इन सब पे हम बातचीत करते हैं। अच्छा गावा सर, कोई स्टॉक जिस पर नजर है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे वोल्टास अच्छा लगता है। लगता है कि अपू मिलना चाहिए, बेस बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, स्लो क्रीपिंग अप। ट्रेड करा 831 में वोल्टास, स्टॉप होना चाहिए 825 का वोल्टास पर। पॉसिबल कि 840 देखेंगे आते दिनों में, तो वोल्टास पर ध्यान देना चाहिए दोनों से। दूसरा जो पसंद है इस वक्त वो है सीमेंस। यस, सीमेंस में तेजी है, 2,900 का स्टॉप लगा चले तो लगता है ये 3,000 की तरफ जा रहा है, उसे भी 1 या 2 दिन लग सकते हैं। तो सीमेंस और वोल्टास पर ध्यान देना चाहिए ऑन 1 या 2 दिन पर्सपेक्टिव। वोल्टास एंड सीमेंस तो इनफैक्ट डे हाई पे कामकाज कर रहा है, 2-2.25% की तेजी यहाँ पर है। कुछ देर पहले राजेश पालिया साहब ने भी इसमें बाय साइड पे इनिशिएटिव दिया था अपना, और अब डे हाई पे कामकाज कर रहा है। और उसके अलावा दूसरा नाम है वोल्टास, जिसको भी आप तेजी के लिए देख सकते हैं। गावसर का मानना है कि यहाँ पे 1 से 2 दिन के लिए मूव पॉजिटिव साइड पे शायद बन सकता है। एक बार मिड कैप गेनर लूजर की स्क्रीन पे पूरे आंकड़े आते हुए दिखाई पड़े, कौन कौन से स्टॉक्स है जहां पर मूव देखने को मिल रहा है। तो आज मिड कैप इंडेक्स हालांकि बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर आप इसको मान के चल सकते हैं, लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वो काफ़ी है। ओएमसीज आज के लिए फ्लेवर है, HPCL, IOC, MRPL, चेन्नई पेट्रोइस, कुछ ऐसे नाम जहां पर अच्छी तेजी है। 3.5-4.5% तक का मूव यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। NBFC में मन्नापुरम, पूनावाला फिनकॉप, GIC, IDFC लिमिटेड, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी बनी हुई है। सरकारी बैंकों में एक्शन लौटा है, पंजाब एंड सिंध बैंक 4% ऊपर, सेंट्रल बैंक 2% ऊपर है, यूको बैंक 1.5%, बैंक ऑफ इंडिया करीब 2% के आसपास की तेजी यहां पर भी देखने को मिले। तो सरकारी बैंकों के अंदर एक्शन आया है। मेटल फर्स्ट हाफ में ज्यादा तेज थे, अभी भी करीब 1.5% की तेजी है। सेल में, नाल्को में 1.5% की तेजी है। कल्याणी स्टील और हिंदुस्तान कॉपर, कुछ और ऐसे नाम जो कि आधा से 1% की तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। नंबर से ठीक पहले IT में बाइंग है, इसमें फ्रंट लाइन में TCS और इन्फोसिस, और मिड कैप में E-क्लर्क्स, एम्फेसिस, बिरला सॉफ्ट, ओरेकल, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि फ्लैट टू पॉजिटिव या फिर 1 से 2% या 5% तक की तेजी में कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप में सबसे ज्यादा तेजी है ईडलवाइस में, उषा मार्टिन में, टाटा इन्वेस्टमेंट में और PTC इंडिया, कुछ ऐसे नाम है जहां पर खरीदारी। इनफैक्ट मार्क्सन्स फार्मा ऐसा स्टॉक भी अभी तेजी दिखा रहा है। SRF पे प्रेशर है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, LG इक्विपमेंट और MRF कुछ हद तक ये बैकफुट पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गाबा सर, पूरे जो पैक चले इनमें से एक OMC's पैक बहुत बढ़िया तेजी में आज, IOC, HPCL सब में मूव है, यहाँ पे कोई नाम?
एक्चुअली हाँ, या बिल्कुल आपकी बात सही है। ओएमसीएस में मैं इंट्राडे रेकमेंड करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल थोड़ा ज्यादा होता है। अब वो ऑन है, इसमें 257 पे चल रहा है एचपीसीएल, मुझे लगता है 265 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। अच्छा है, मोमेंटम है इसमें। 255 का स्टॉप लगा चले तो यहाँ पर भी एक ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड। एचपीसीएल आप ध्यान रखिए, 255 250 के आसपास का स्टॉप और 265 तक के टारगेट्स यहाँ पर खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। लॉन्ग साइड पर अगर आप जाना चाह रहे हैं तो एचपीसीएल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा आप बात करते हैं एक और सरकारी कंपनी की जहां पे जीएमडीसी का रिन्यूएबल एनर्जी में जोर शोर से एक क्षमता विस्तार का प्लान है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कंपनी की योजना अगले 2 सालों में विंड सोलर पावर जनरेशन को बढ़ाने की है। इस खबर पर और ज्यादा डिटेल ले लेते हैं, केतन हमारे साथ मौजूद भी हैं। केतन, पहले कुछ न्यूज़ फ्लोज आए थे गुजराती स्पेस में, मतलब गुजराती कंपनियों के ऊपर एक बड़ा विस्तार हो सकता है, एक बड़ा एक्सपेंशन आ सकता है, और अब जीएमडीसी यहां पर एक नाम भी आ रहा है इसमें। क्या डिटेल, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, वैसे तो जीएमडीसी है वो मिनरल कारोबार से जुड़ी कंपनी है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में भी वो कंट्रीब्यूट कर रही है। अभी 205 मेगावाट का वो तो ऑलरेडी पावर जनरेशन कर रही है, लेकिन अगले 2 साल में उनकी एग्रेसिव प्लान है कुछ, और 348 मेगावाट पर जीएमडीसी है वो 2 साल में पावर जनरेशन का काम है वो शुरू कर देगी, जिसमें 300 मेगावाट है वो सोलर पावर रहेगा और जो 48 मेगावाट है वो विंड के ऊपर रहेगा। सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक इस पर कंपनी है वो अगले 2 साल में 2000 करोड़ का निवेश भी करने वाली है। और जर्मनी की एक फिशनर कंपनी है जिन्होंने पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है, एमडी को वो सबमिट करेंगे और फिर गवर्नमेंट कुछ ही समय में इसका अनाउंसमेंट भी कर सकती है। और कंपनी का जहां पर पूरा का पूरा एरिया है, जहां पर से वो पूरा लिग्नाइट और पूरा मिनरल ले रही है, वो कच्छ में ही ये जो 3 साइट आइडेंटिफाई की है वो है पांद्रो, मातानो मड और उमरसर। तो ये तीनों जगह पर है वो प्लांट लगेंगे। कामकाज भी कुछ ही समय में शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के पास ये पूरा का पूरा मामला गया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो 205 मेगावाट पर कंपनी काम कर रही थी वो बढ़कर अब 348 उसमें एड ऑन होगा और कंपनी की टॉप लाइन है वो भी अच्छी खासी इससे इंप्रूव हो सकती है। 2000 करोड़ रुपए का एक केपेक्स और केपेक्स का इंपैक्ट, स्टॉक 1.5% ऊपर कामकाज करते हुए 157-158 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। गाबा सर, कोई राय जीएमडीसी के ऊपर? जीएमडीसी मैं देखता हूँ गुजरात मिनरल में अगर कोई चांस मिलता है तो गुजरात मिनरल डेवलपमेंट बिल मुझे दिक्कत हो रही थी मिलने में, जवाब मिल गया अभी तो है ठीक, बाई जोन पर है। 165 पॉसिबल है लेकिन उससे वक्त लगेगा। अगर इसमें डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी 150 का स्टॉप होना चाहिए, लेकिन डिप की जरूरत है। मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। 165 पॉसिबल है गुजरात में। 165 पॉसिबल है जीएमडीसी के अंदर। अगर आप देख रहे हैं तो करीब करीब 1.5% के आसपास की तेजी है और इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि 6 के मल्टीपल पर है और करीब करीब 2.25% के आसपास की डिविडेंड यील्ड पे स्टॉक ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। तो 157-158 पर जीएमडीसी फिलहाल ट्रेड करता हुआ। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और एक पूरा ऑटो एक्सपो, किस तरह से नए लॉन्चेस हैं, कौन कौन सी गाड़ियां हैं, दीपाली ने कौन कौन सी गाड़ियों को अनवील किया, इन सब पर हम बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब 2 गुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। पर हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपये चाहिए, आपने कैश निकाला, घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। है। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते।
तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की ज़रूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं, तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं, तो यहां पर ये 269 SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने की लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं, बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं। और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में। अब पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000 60,000, तो पति पत्नी की बात है। तो वहां पर ये नियम अप्लाई, वहां मान लीजिए पति कहने लगे पत्नी से लक्ष्मण कि भाई 269 SS में पेनल्टी लग जाएगी, हम तो आपको नहीं देते, तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी। मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने लड़ाई से बचने के लिए ये 269 SS की एक्सेप्शन दी है। इसी तरह आपका पुत्र आपसे पैसे लेके जाता है, 20-30 हज़ार रुपए लेके जाता है, 20,000 से ऊपर ले जाता है, मैं अगर लिमिट की बात करूं, वहां नहीं लगेगा। एक केस ऐसा भी आया लक्ष्मण जहां पर एक दामाद साहब ने अपने ससुर साहब के बिहाफ पे, या ससुर साहब ने दामाद साहब के बिहाफ पे कोई कैश में प्रॉपर्टी बुक कर दी, उनके बिहाफ पे बुकिंग कर दी, उनसे एक तरह से लोन हो गया, तो वहां पर भी एक्सेप्शन है। तो कहने का मतलब है जहां पर लोन लिया हुआ है, डिपॉजिट है और नजदीक की रिश्तेदारी है, या कोई ऐसे हालात बन रहे हैं कि आप कैश के अलावा और कोई मोड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते और आप उसको प्रूव कर पाते हैं, तो वहां पर ये एक्सेप्शन बन के सामने आता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि इनकम टैक्स बहुत गहराई में जाकर जांच करता है, लेकिन कम से कम पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देता है। बिल्कुल नहीं देता है। एक मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो मेरे 2 सवाल इसमें, पहला, किन किन हालात में क्लबिंग के नियम लागू होते हैं और इससे बचने का कोई तरीका है क्या? सेक्शन 64 है लक्ष्मण क्लबिंग से संबंधित। आपने आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स की बात किया तो करीब 17,925 के जोन्स में भी इंडेक्स कामकाज कर रहा है। स्लाइटली अपटिक्स इंडेक्स के अंदर वापस लौटे हैं, फ्लैट टू पॉजिटिव के साथ इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ। लेकिन अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो की। इंडिया ऑटो एक्सपो मार्ट 2023 की शानदार शुरुआत हो गई है। 3 साल के लंबे अंतराल के बाद शुरू हुए इस ऑटो एक्सपो में भारत समेत दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। 13 जनवरी से शुरू हुआ ऑटो एक्सपो 18 जनवरी तक ग्रेटर नोएडा में चलेगा। ये एक्सपो कल सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। ये ऑटो एक्सपो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के नाम होगा। अब तक मारुति ने इलेक्ट्रिक SUV कंसेप्ट EVX पेश हो चुकी है। MG की हेक्टर और MG सिटी से भी पर्दा उठ चुका है। इसके अलावा अशोक लेलैंड ने भी 5 ट्रक से पर्दा उठाया। इसके साथ ही हुंडई ने आयोनिक 5 लॉन्च की, जिसकी कीमत 45 लाख से शुरू है। किया ने KA4 और EV9 कंसेप्ट कार को भी ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया। नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो में सबसे बड़ा अट्रैक्शन रही मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक SUV कंसेप्ट EVX। कंपनी का दावा है कि एक बार में चार्ज होने के बाद ये कार 550 किलोमीटर तक चल सकती है। इस कार की और खासियत बता रही हैं आपको दीपाली राणा। तो फाइनली मारुति अपनी इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट के साथ तैयार है। ऑटो एक्सपो के पहले दिन इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक
कार कॉन्सेप्ट को अनवील किया है, नाम दिया है EVX का। और कुछ खास बातें इस गाड़ी के बारे में, जैसे आप लुक्स में देख भी सकते हैं, ये एक मिड साइज सेगमेंट की गाड़ी होगी, SUV स्टांस है और इसकी जो लेंथ है वो 4.3 मीटर्स की है, विड्थ है इसकी 1.8 मीटर की और जिसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर की है। इसमें आपको लॉन्गर व्हील बेस मिलता है, शॉर्टर ओवरहैंग मिलता है और इसका डिज़ाइन देखेंगे तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। इसके व्हील्स, इसके फ्रंट लुक, ऑल तो ये प्रोटोटाइप है तो जो प्रोडक्शन मॉडल होता है काफ़ी चेंजेस उसमें हो जाते हैं, लेकिन हाँ यूजुअल मारुति कार से डिफरेंट स्टाइलिंग आपको इसकी नजर आएगी। खास बात है कि इसमें बैटरी पैक कितना होगा, इसमें रेंज कंपनी कितनी ऑफर कर रही है, तो इसमें 60 किलोवाट का बैटरी पैक कंपनी देगी। ये ऑल टुगेदर नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी, नई ईवी प्लेटफॉर्म पर, और इसमें आप 550 किलोमीटर्स की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कंपनी 550 किलोमीटर्स की रेंज देने की बात कर रही है, लेकिन लॉन्च आप 2025 में ही एक्सपेक्ट करें। ओके, इसके अलावा मारुति ने इलेक्ट्रिक SUV EVX को लेकर क्या योजनाएं बना रखी हैं, इस पर दीपाली ने ही बातचीत की सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव से। आपको भी सुनवाते हैं। हमारे साथ मिस्टर शशांक श्रीवास्तव मौजूद हैं, जो कि सीनियर ED ऑफिसर हैं मार्केटिंग एंड सेल्स मारुति सुजुकी इंडिया के। मिस्टर श्रीवास्तव, वेलकम टू CNBC आवाज एंड कंग्रेचुलेशंस। तो पहले तो देर है दुरुस्त है, फाइनली EV कॉन्सेप्ट के साथ आप मौजूद हैं, तो पहले तो बताइए इस कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, ये EV आज हमने ऑटो एक्सपो में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं T सुजुकी साहब, उन्होंने ग्लोबल अनवेलिंग करी है। इसका मतलब कि ये ग्लोबल मार्केट के लिए है और ये पहली बार दिखाई जा रही है, और क्योंकि ये हमारे मुल्क में दिखाई जा रही है तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। दूसरा, जहाँ तक आपने सवाल किया कि EV कब आएगी, ये EV 2025 तक आएगी, और इसकी खासियत ये है कि SUV तो है ही जैसे आप देख रही हैं, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसकी जो रेंज है, ड्राइविंग रेंज 550 किलोमीटर के दरमियान है, और इसकी जो व्हील बेस है वो काफ़ी बड़ा है। इसका मतलब कि अंदर की जो स्पेस है वो आप बहुत फ्लेक्सिबिलिटी से यूज़ कर सकते हैं, इंटीरियर स्पेस बहुत ज़बरदस्त होगी। और तीसरी चीज़ इसमें जो शायद आपको और जो नाजरीन हैं उनको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये एक बॉर्न प्लेटफॉर्म है, बॉर्न EV प्लेटफॉर्म। बॉर्न EV प्लेटफॉर्म का मतलब कि ये बनाया ही EV गाड़ियों के लिए, ये कोई एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे आपने कोई बैटरी लगा के EV बना दिया। तो इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। एक, आपको बैटरी की प्लेसमेंट की सहूलियत होती है उसके ऊपर, जो अपना फ्लोर है उसके ऊपर, और स्पेस आपको अच्छी मिलती है, तो आप यूसेज आर्किटेक्चर का बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बहुत खास बातें हैं इसमें। और इसमें दूसरी चीज़ है कि इसकी जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो तो हम बहुत अच्छी रखेंगे, जिसके लिए मारुति सुजुकी। इनफैक्ट मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि एक तो मारुति, दूसरी EV, लॉन्गर व्हील बेस यानी स्पेस अंदर मिलेगी, 550 किलोमीटर की रेंज यानी अपने सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में आएगी उसमें सबसे ज़्यादा रेंज होगी, तो प्राइस भी मारुति जैसी गाड़ियों का ही होगा, मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के लिए मारुति जानी जाती है। जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि मेरे ख्याल में इस प्राइस के मुतालिक बात करना शायद कबल वक्त होगा, मे बी बिफोर टाइम, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर आपका तवज्जो आप फरमाएँ उस पर, ये कि जो EVs होती हैं उसका लगभग 50% जो कॉस्ट होता है वो बैटरी का होता है, और बैटरी की कॉस्ट डिटरमिन करती है फाइनल कॉस्ट पे। तो हमने उसको कम करने के लिए लोकलाइजेशन की है बैटरी की, और आपको जैसे ख्याल होगा सुजुकी ने करीब 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है लोकलाइजेशन के लिए, और इससे हमें उम्मीद है कि इस लोकलाइजेशन से हम बैटरी की कॉस्ट कम कर सकेंगे और उससे फिर हम अपनी ओवरऑल प्राइस भी कम कर सकेंगे। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, और हमारी जो कॉस्ट जो है वो बहुत अच्छी लगेगी आपको। हमारी प्राइसिंग हमेशा की तरह कॉम्पिटिटिव रहेगी। तो हमेशा की तरह कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग लेकर मारुति आएगा, लेकिन 550 किलोमीटर पर चार्ज अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसको जरूर देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब खिलाड़ी अपडेट आपकी स्क्रीन पर आएगा। 3 खिलाड़ी इस हफ्ते जो हमारे साथ कंपीट कर रहे हैं उनकी तरफ से कुछ अपडेट आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसमें से आशीष क्याल ने क्रिसिल में अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है। 3,320 के टारगेट थे, 3,032 पे टारगेट्स अपने प्रॉफिट्स को बुक कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ और जो बदलाव हुए पोर्टफोलियोज में, आशीष ने ही MRPL अपनी पोजिशंस को
एग्जिट कर लिया है 5930 की रेंज में एक एग्जिट आता दिखाई पड़ा है। एमआरपीएल आज टॉप गेनर्स में भी है मिड कैप के। इसके अलावा रत्नेश की तरफ से चोलामंडलम इन्वेस्ट अपनी पोजीशन को एग्जिट कर गए हैं 663 के जोन्स के आसपास, 667 पे अभी कामकाज कर रहा है। और रत्नेश ने अपनी पोजीशंस में नई पोजीशन ऐड की है मैक्स फाइनेंशियल के अंदर 900 रुपए के टारगेट्स के लिए 735 का स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स जो कि खिलाड़ियों की तरफ से हैं। रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जहां पर अभी जो रिटर्न है उसके लिहाज से समीत करीब 5.5% नीचे, रत्नेश 10% ऊपर और आशीष करीब 8.5% पॉजिटिव है। तो रत्नेश और आशीष सो फार लीड करते हुए, समीत का रिटर्न सो फार -5.5% के आसपास का है। अब ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पार आपके साथ एक और ऑटो कंपनी, ऑटो एंसिलरी कंपनी मौजूद होगी। रिको ऑटो की मैनेजमेंट हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होने वाली है। खास तौर से उनसे चर्चा होगी किस तरह का आउटलुक है, किस तरह की सिचुएशन है और बजट को लेकर क्या उम्मीदें लगा रहे हैं। अरविंद कपूर हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ ही देर में। तब तक के लिए नमस्कार।